अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 के हवाले से। ना मैचेस का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात की जाएगी लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये मैच शुरू नहीं हुआ था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी वो फेवरेट टीम तस्वर की जा रही थी। तहम मैच का अख्ताम थोड़ा सा मुख्तलिफ नोट पे हुआ और लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो बिलाखिर अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक निस्बतन बेहतर टीम जो है वो समझी जा रही है। बहरहाल आगे चल के थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। ताम कल का जो मैच रहा है पहले थोड़ी सी उसकी मुख्तसरन आपको जो है वो बता दूं कि क्या सूरत हाल रही है। लाहौर कलंदर की टीम ने इस्लामाबाद ने सबसे पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। तो लाहौर कलंदर की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो महज 162 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर और 20 ओवर्स मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद की जो टीम थी वो 145 रन पर जो है वो ढेर हो गई 18.5 ओवर्स में। अच्छा जी, इस तरह ये मैच जो है वो लाहौर की टीम 17 रन से जीतने में कामयाब हो गई। मैच की खास बात साउथ अफ्रीकन प्लेयर लाहौर कलंदर के वेंडर डुसॉन उन्होंने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए और इसके अलावा शाहीन आफरीदी जो उनके कप्तान भी हैं लाहौर कलंदर्स के 14 गेंदों पर 30 रन बनाने में कामयाब हुए। डेविड वीज़ा 11 गेंदों पर 24 रन बना के सबसे नुमाया बल्लेबाज रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रोमान रईस सबसे कामयाब बॉलर रहे जिन्होंने 3 ओवर्स में 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे नंबर पर उनके कप्तान शादाब खान जिन्होंने 3 ओवर में 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इमाद वसीम तीसरे नंबर पर जिन्होंने 3 ओवर में 24 रन दिए और 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से लेजेंड ऑलराउंडर जनाब फ़हीम अशरफ साहब जो हैं वो 31 गेंदों पर 41 रन बनाने में कामयाब हुए और नॉट आउट रहे। आज़म खान विकेट कीपर बैटर 19 गेंदों पर 29 रन उन्होंने बनाए। नसीम शाह ने 16 गेंदों पर 27 रन स्कोर किए और लाहौर की जानिब से जमान खान सबसे कामयाब बॉलर रहे जिन्होंने 3.5 ओवर्स में 37 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में 32 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जहांदाद खान ने 2 ओवर कराए 15 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। तो जनाब ये कल का मैच रहा है जिसके अंदर जो है वो कामयाबी मिली लाहौर कलंदर को बिलाखिर बड़े एक सब्र आज़मा मरहले के बाद और एक बहुत देर के बाद। जनाब इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स यानी कि कराची की नाम से मंसूब जो एक टीम है उसका आज मैच है। तो देखेंगे आज मैच कैसा रहता है, लेकिन थोड़ी सी पहले बात होगी इब्तिदा में कल का जो मैच रहा है उस हवाले से। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब जमील अहमद साहब क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई सब्र आज़मा मरहले के बाद एक और एक बड़े तवील इंतज़ार के बाद जो टूर्नामेंट अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जैसे ही बढ़ता जा रहा है बिलाखिर लाहौर कलंदर को पहली फ़तह मिली है और ये फ़तह जो है अब मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैच शुरू होने से पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑन पेपर ज़्यादा बेहतर भी नज़र आ रही थी। पिछला मैच के अंदर जो कारकर्दगी रही है उसको देखते हुए तो सब ये कह रहे थे और लाहौर का क्योंकि रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं था तमाम ये मैच किसी न किसी तरह लाहौर की टीम जीतने में कामयाब हुई। मैं चाहूँगा ज़रा इस मैच के हवाले से ज़रा बयान कीजिए कि आपने कैसा पाया इस मैच को। जी देखिए, ये मैच ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो बहुत अहमियत रखता था। लाहौर कलंदर तो अब अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। सीधी सी बात है कि जितने अब उन्होंने मैचेस खेले हैं तो उसके बाद कोई ऐसी चीज जो है ना वो बचती नहीं है। 7 मैच के अंदर जो है 1 पॉइंट था उनका। अब 8वें मैच में उन्होंने जीत का मजा चख लिया और उनके 3 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन जाहिर है वो अब टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर ही हैं। तो लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैच जो है ना बहुत अहम था और वो समझ नहीं आ रहा कि किस अंदाज में, हालांकि बॉलिंग जो इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग भी मतलब बुरी नहीं हुई थी। बॉलिंग मतलब ये कि ठीक थी, लेकिन मतलब लाहौर की भी कोई पूरी बैटिंग मतलब नहीं चली ना। आपने तो खुद ही बता दिया अभी कि वेंडर डूसन के 64 रन अगर देखने, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह आ जाते हैं ऊपर, कल 5वें नंबर पे आके उन्होंने 4 छक्कों की मदद से 30 रन बना दिए। और तो लेकिन ये कि डेविड वीजे को बहुत मैचों की बाद उनको इंतजार के बाद खिलाया है और उन्होंने अपना किरदार, यही उनका वो है किरदार, वो इतना ही खेलते हैं ना। मतलब जैसे 11 गेंदों पे 24 रन बना दिए उन्होंने, 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, यही उनका रोल है। तो 162 रन का जो
टोटल था वो ऐसा नहीं लग रहा था इनकी बैटिंग पावर हाउस को देखते हुए। मतलब आप जिस तरह उनकी बैटिंग है उसको अगर आप देख लें तो मतलब ये कि एलेक्स हेल्थ को देख लें, कॉलन मनरो को देख लें, आगा क्या कहते हैं सलमान अली आगा को देख लें, शादाब को देख लें, आजम खान को देख लें, तो मतलब कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है वो, लेकिन ये कि पूरी की पूरी बैटिंग जो है उनकी जिस तरह मतलब ये कि मतलब क्लब्स करके गई है, और जो है ना मतलब एक वक्त ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब बैटिंग कर रही थी तो 38 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे उनके। अब 38 पे 6 खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद कुछ बचता नहीं है ना, और आपको चेस करना है 163 रन करने हैं, तो वो लेकिन नीचे से आके मतलब ये कि 29 रन की एक इनिंग जो ना वो आजम खान ने खेली, और एक 41 रन की जो कभी कल हम जिक्र कर रहे थे परसों भी उनका के कब ऑलराउंडर बनेंगे फहीम अशरफ, उन्होंने भी कुछ अलग दिखाई, 41 रन बनाए, ठीक है ना। तो फिर नसीम शाह जो है वो लग रहा है कि बैटिंग में भी बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे थे, 27 रन मारे उन्होंने, 2 छक्के शाहीन शाह अफरीदी को मारे, उसके बाद तीसरी गेंद पे उन्होंने बोल्ड कर दिया उनको। तो अच्छा, एक इस मैच में थोड़ी सी जो गलती मुझे नजर आई है ना वो ये नजर आई कि जब एक पार्टनरशिप लगी ना क्या कहते हैं इसकी फहीम अशरफ की और क्या कहते हैं नसीम शाह की, वो पार्टनरशिप करीब ले गई मैच के इनको। जब करीब ले गई ना मैच के, अब 8 गेंदों के ऊपर इनको चाहिए थे 18 रन, उस वक्त जो है ना, बल्कि 9 गेंदों पे 18 रन चाहिए, उस वक्त सिंगल जो है ना वो मेरे ख्याल में उसको नहीं करना चाहिए था। वो सिंगल करके और 2 गेंदे खेलने के लिए आप दे रहे रोमान रईस को उस जगह पे जहां पर गेंद सीम भी हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था, आखिर तक आप देखिए गेंद हिल रहा था। तो अब वो 2 गेंदे अगर ये खुद खेलते वो दोनों गेंदे, उसमें से एक आध गेंद को मतलब ये कि चौका लगता या छक्का जो भी लगता, टारगेट तो करीब आ जाता। आखिरी गेंद पे सिंगल लेते, सिंगल नहीं भी लेते, रोमान रईस अगर आपको 3, 4, 5 गेंदे दे देता खेलने के लिए, फिर आप चांस लेते। अब इन्होंने चांस लिया, अब हुआ क्या उसका नतीजा कि वो पहली गेंद के ऊपर जो है वो लेग भी 4 हो गए। अब 7 गेंदे जो है ना स्पेयर में रह गई और वो मैच जो है 17 रन से वो हार गए। इसका नुकसान देखिए, उसको तो इतना फायदा नहीं है लाहौर को, लाहौर के जो अपनी साख बचाने के लिए फिर जो लड़के ओवरसीज प्लेयर होते हैं वो अगले सीजन के लिए चाहते हैं कि हम कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर जाएं कि जो हमें अगले सीजन के अंदर भी जो है पिक कर लिया जाए। तो और कोई इसमें इतना, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जो है ना फंस गई है जी, मेरे हिसाब से जो है ना वो फंस गई है। उसके लिए थोड़ा सी मुश्किलात हैं क्योंकि उसके अब 8 मैच हो गए और 8 मैचों में 7 पॉइंट हैं। तो अब वो 7 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर वो 7 पॉइंट मिसाल के तौर पर आज उसका मैच हो रहा है कराची किंग से, कराची किंग के जो है वो 7 मैचों के अंदर 6 पॉइंट हैं, तो कराची किंग अगर आज का मैच जीत जाती है तो उसके लिए तो खतरे की घंटी बज जाती है क्योंकि इसके 8 पॉइंट हो जाएंगे और इसके 2 मैच बाकी हैं कराची किंग के। तो ये बहुत आज का जो मैच होने जा रहा है ये क्या कहते हैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कराची किंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, यानी कि ये उसमें प्ले ऑफ के अंदर जाने के लिए। जो टीम मतलब ये कि इसके अंदर ये मैच जीतेगी ना उसके लिए प्ले ऑफ में जाना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं प्ले ऑफ के बारे में बता दूं कि किस पर डिस्कस नहीं हो सके ना, जरूरी है मैं थोड़ा ये बता दूं। देखिए प्ले ऑफ के अंदर जो है ना इस 6 में से 4 टीमों ने जाना है, ठीक है ना। तो जब ये 4 टीमें ऊपर चली जाएंगी तो जो पहला मैच है ना क्वालिफायर का वो खेला जाएगा 14 तारीख को, 14 मार्च को कराची के अंदर। अच्छा, वो जो क्वालिफायर का मैच है 1 और 2 के दरमियान होता है, तो 1 से 4 नंबर होते हैं, तो हर टीम की कोशिश होती है कि या तो हम 1 पर आए या 2 पर आए। बिल्कुल सही। अभी तो कोयटा चल रही है नंबर 2 के ऊपर, अब उस वक्त एंड हो जाएगा तो देखेंगे जब क्या सूरत हाल है कौन आता है। बिल्कुल। तो 1 और 2 का जो विनर होगा ना क्वालिफायर का वो तो चला जाएगा फाइनल के अंदर बराह रास्त, जो बच जाएगा उसके बाद एक चांस और होगा क्योंकि एलिमिनेटर 1 के अंदर जो है ना 3rd और 4th का मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो तो खेलेगा ये जो क्वालिफायर के जो लूजर है उससे, और जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो फिर वो एलिमिनेटर 2 होगा वो, यानी कि ये जो क्वालिफायर का जो रनर है और जो एलिमिनेटर 1 का जो विनर है इनके दरमियान जो है वो मैच होगा। ठीक है। तो उसका जो भी उसका विनर होगा वो फिर जो है 18 तारीख को फाइनल के अंदर वो क्वालिफायर के जो भी टीम पहुंचेगी तो वो जो है ना मतलब ये कि वो होगा। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि नंबर 4 में कौन आता है और 1, 2, 3, 4 के ऊपर जो है ना वो कौन आता है, क्योंकि ये
चीज थोड़ा सा बताना जरूरी थी, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं और हमारे जो नाजरीन हैं वो कम से कम उनको पता हो कि ये जो प्ले ऑफ के जो मैचेस हैं, 4 मैचेस वो कराची में खेले जाने हैं और वो रमजान में खेले जाने हैं। बिल्कुल ठीक है, ये रमजान मुबारक का क्योंकि खैर से आगाज हो जाएगा और फिर बाकी मानदा मैचेस जो हैं वो रमजान में खेले जाएंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी और बात की जाएगी, वो फील्डिंग के हवाले से की जाएगी। तो गुज़िश्ता रोज़ भी हम इसके ऊपर बात करते रहे, बल्कि आपके साथ जब पिछला प्रोग्राम हुआ तो उसमें फील्डिंग की जो अहमियत है उसके ऊपर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और वो गुज़िश्ता रोज़ हमें नज़र भी आई। चंद एक कैचेस बड़े शानदार उसमें नज़र आए जिसकी वजह से मैच में जान आ गई। कॉलिन मनरो, अब ज़ाहिर है बाहर के जो फील्डर्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ आज के बाउंड्री से कैच को अंदर फेंकना और अंदर आगे कैच कर लेना, ये फॉरेन प्लेयर्स तो कर रहे हैं, सारी टीमों के अंदर हमें नज़र आता है कि हमारे खिलाड़ी अभी उस लेवल पे शायद नहीं है या प्रैक्टिस करना मुनासिब नहीं समझते, ज़ाहिर है। और जहादात का कैच हमने देखा, बड़ा शानदार पिक किया उन्होंने, बहुत अच्छे, और पीछे जाकर एक हाथ से वो कैच करना, ये भी कमाल था। तो फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही है, जरा ये तो बताएं नौजवान क्रिकेटर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखें, ये आपने सुना होगा ना, कैचेस विन द मैचेस, बिल्कुल सही, वो तो एक अलग वो है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग वो भी हमने देखा। और कल एक बात बताऊं मैं आपको, कल लाहौर कलंदर की टीम जो है ना एक मुख्तलिफ रूप में नजर आई है। जितना टूर्नामेंट में मैंने उनको देखा है खेलते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, ये देखी, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, समझे ना। और उनका हर बॉलर जो है उसने जबरदस्त, किसी को भी उठा लें आप, मतलब जबरदस्त तरीके की, जिसे कहते हैं ना, मतलब बॉलिंग वो उन्होंने की है। और फील्डिंग देखिए, जो कॉलिन मनरो ने जो कैच पकड़ा है ना, क्या कहते हैं, फखर जमान का, वो मैं समझता हूं कि टूर्नामेंट के बेस्ट कैचेस में से एक जो है ना, एक कैच आसिफ अली ने पकड़ा था, वो भी मतलब अच्छा, एक कैच जो है वो आपके पोलार्ड ने पकड़ा था। इस तरह के कैचेस जो है 3-4 कैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर हुए हैं जो मेरे ख्याल में बड़े यादगार किस्म के मैच हैं। तो ये जो है ना, देखें, ये इस खेल का हुस्न बढ़ाता है। ये जो कैचेस होते हैं ना, अच्छे कैचेस पकड़ लेना, और आसान आसान कैचेस में छुटे भी हैं हमारे यहाँ, तो ये जो हमें इस पीएसएल से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, खास तौर पर अपनी फील्डिंग इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो हम अपने जो आपने बात की है ना, वो उनकी जो है ना फील्डिंग के अंदर वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो फॉरेनर प्लेयर जो है ना इस पे काम कर। देखिए, फील्डिंग बेहतर करने के लिए आपको खुद मेहनत करना होती है। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी फील्डिंग आपकी जो है ना वो होगी। ये कोचेज आपको फील्डिंग ये एक रूटीन में कराएंगे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है ना, जैसे विराट कोहली करता है एक्स्ट्रा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो फिर आपकी क्लास भी फिर अलग ही होगी ना। मतलब जो जॉर्डनी रोड जो आज भी जो है ना वो अपनी फील्डिंग की वजह से मशहूर है ना। मतलब आप वो उठा के देख लें, वो 92 के वर्ल्ड कप में जो इंजमाम को रन आउट किया था, वो आज तक जो है ना किसी के शायद जहन से निकला हो वो। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो मैच का हुस्न जो है ना दोबाला कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये इत्तलात हैं गैर मुसद्दिक़ा और मुसद्दिक़ा दोनों ही कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास जो भेजा जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के तजुर्बात होते रहे हैं। तो हम आपका जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बता दीजिए। जैसा भी आपने कहा कि खिलाड़ी की खुद की कोशिश होती है, एफर्ट होती है, और मिसाल भी बड़ी खूब आपने दी है, जो सब पूरी दुनिया में फिटनेस के लिए एक सिंबल बन चुके हैं, एक आइकॉन बन चुके हैं पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ी, वो यहाँ पर शदीद हमें कमी नज़र आती है। तो ये जो कैंप होते हैं, ये जो ड्रिल्स होती हैं, ये जो मैच 10 दिन 5 दिन के लिए होती हैं, इनसे क्या वाकईतन कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ये ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा। ये असल में ना ये मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको याद होगा मिसबाह उल हक उस वक्त कप्तान थे जब इनको वहां पर भेजा, और फिर जो अब दोबारा से शायद जो है ना मतलब अनाउंस किया उन्होंने। उस वक्त ये जब इंग्लैंड गए थे तो इनकी उसमें बहुत फर्क आया था, लेकिन उसके बाद चूंकि अब 10-10 साल के बाद अगर आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिलसिला, ये तसलसल जो है ना कायम रहना चाहिए, तो ही मतलब ये कि वो होगा। जब आप इतना भारी भारी मुआवजा भी देते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो प्लेयर को ना मुनफरिद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट क्लास प्लेयर से इंटरनेशनल प्लेयर को मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब हम एक जमाने में जब हम खेला करते तो देखा करते थे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चीता चीता नजर आते थे यार, ये तो वो बिल्कुल मुनफरिद होता था क्लब। आज क्लब क्रिकेट और वो बिल्कुल बराबर बराबर जो ना नजर आते हैं। तो क्रिकेट का जो मेयार है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है। तो आपको जो है ना आपको हर शोबे में काम करने की जरूरत है। आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग खास तौर पर, क्योंकि हमें जो शुरू से हमने देखा है ना कि हमारी फील्डिंग का वो मेयार नहीं है
जो बैनुल अक़वामी जो टीमें होती हैं उनका मेयार होता है। तो हमें उसको वो करने के लिए जाहिर है ये एक स्टेप लिया है जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने। अब देखते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें इसके क्या मतलब है कि फवायद जो है ना हमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है लास्ट टाइम जब कैंप हुआ था तो एक फवाद आलम एक वाइट क्रिकेटर थे जो उस फिटनेस मेयार के ऊपर पूरा और इनका टूर इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का टूर था। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। सहीर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। सहीर भाई को भी जो है शामिल गुफ्तगू करेंगे। सहीर भाई एक बेहतरीन क्रिकेटर और एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी है, हमें वक्त भी दे रहे हैं। एक दफा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सहीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी भाई आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सहीर भाई ये फिटनेस के ऊपर अभी बात हो रही थी, मैच के ऊपर तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जरा मैं चाहूंगा जरा फिटनेस के हवाले से बताएं ना कोई कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, अब इनकी फिटनेस में, और जैसे अभी जमील भाई यहाँ फरमा रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर की जो एक फिटनेस होती है वो एक अलग नजर आनी चाहिए, लेकिन फिटनेस हमेशा से एक हमारा मसला रहा है। अब ये 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए अगर कोई ड्रिल करवा दी जाए तो आपके ख्याल में क्या इससे कोई फायदा होने वाला है, ये जरा बताइएगा साहिर भाई। यासिर भाई देखें, फिटनेस अगर आप 4 दिन भी करें, अगर आप दिल से करें ना, जी। आपको शौक हो, उसका फायदा है। बहुत अच्छी बात। आप एक महीना भी आप आर्मी वालों के पास क्या कहीं पर भी जाके आप करेंगे, जो आपका दिल ही नहीं है, आप अंदर से मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं है बिल्कुल सही के लिए, उसका एक दिन का भी आपको फायदा नहीं होगा। और देखिए आप क्रिकेट इतनी हो गई है, आप इतने बिजी शेड्यूल हो गए कि आप क्या फायदा आपको उनको आर्मी वालों के पास भेजेंगे कि अब वो थोड़ी सी जोन में जाना है वो भी खत्म करवा देंगे वो लोग। जी जी। देखें ये सिर्फ आपके माइंड का गेम है। क्रिकेट में फिटनेस जरूर चाहिए होती है, लेकिन ये भी नहीं कि आप आर्मी वालों के पास भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं वो। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा फायदा होने वाला है इससे। लेकिन वही मैं फिर कहूंगा कि आपके अपने ऊपर है, आप जितनी मेहनत अपने से कर सकते हो, अगर आप वो भी कर लो ना, और आपकी परफॉर्मेंस कभी सही होती है कभी खराब। आप खुद कह रहे हो ना कि हमारी फील्डिंग का मेयार वो नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारी टीम बहुत मेन क्रूशियल मैचों में बहुत अच्छी फील्डिंग करती है, क्योंकि दिल लगाए करती है, उनको पता है हमने जीतना है, तभी इसमें आगे जाएंगे, या जो भी है हमने क्वालिफाई करना जिस तरह भी है। तो कभी कभार हमारी टीम की फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, इसीलिए होती है कि आप दिल से कर रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, और आपको पता होता है कि आपने उसका रिजल्ट देंगे तो आप आगे जाओगे, वरना आप यहाँ से वापस घर चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा ये सिनेरियो होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत हो गई है। बिल्कुल सही है। सहीर भाई एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन यह बात क्रिकेट की ही है, और वो है ये, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया को देखता हूँ, एक वाहिद टीम मुझे नजर आती है जो जिस कंट्री में भी खेलती है वो इस इंटेंट से जाती है कि मैच उन्होंने जीतना है, और वो हमेशा डोमिनेट करती है चाहे किसी भी मुल्क में खेल रही हो। लेकिन हमारा अगर हम देखें अपना रिकॉर्ड देखें, हम जहां पे भी जाते हैं स्ट्रगल करते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड में भी जाकर हम स्ट्रगल करना शुरू हो गए, वरना हम न्यूजीलैंड में कभी आसानी से जीत जाया करते थे ओवरसीज सीरीज। तो इसकी क्या वजह है, ये जरा बताइएगा साहिर भाई। देखिए इनका जो पैशन कुछ अलग है। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंडर है, गोरे, इनकी फिटनेस लेवल बहुत ऊपर है हमसे। उनका एटमॉस्फेयर वहाँ का ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली वो मेहनत, वो जो है ना बचपन से मेहनत करते हैं और पर्सनल सोच सकते हैं हर चीज। आप स्पिनर है तो स्पिनर देखें, पहले स्पिनर से बहुत हल्के हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलियन से था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत हल्के, इंग्लिश वाले तो राइट हैंड लेग स्पिनर खेलते ही नहीं, खेल ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो ये अब उन्होंने उस पर मेहनत करी है। ठीक है, आपकी राइट वे पे मेहनत करेंगे तो देखिए क्रिकेट कोई इतना, स्पिनर को भी वही थोड़ा बहुत, अब विकेट इतनी आसान होती जा रही है हर जगह पे, तो इतना फर्क नहीं है। अभी भी कोई अच्छी लंबी स्पिन विकेट आती है तो गोरे से करते हैं थोड़ा स्ट्रगल, ये बात नहीं है कि बिल्कुल हम भी करते हैं। हम तो खैर हल्की सी ब्रेक हो रही है उस पर स्ट्रगल करते हैं, हल्की सी स्विंग हो रही है उस पर स्ट्रगल करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में एक तो फिटनेस का और एक मेंटल अप्रोच का बहुत फर्क है। वो बचपन से ही ऐसे लगता है जैसे वो सीखे जाते हैं। उनको नया प्लेयर आप देखें सब मैच्योर लग रहा होता है। हमारा तो हम दुआएं कर रहे थे अल्लाह में ये नया प्लेयर है, कुछ करके दिखा दीजिए। और एक मैच में अगर वो कर भी देता है तो आप उसको सही जनवर से, विविन रिचर्ड से और पता नहीं किससे कंपेयर करना। अरे भाई आप उसको कुछ सीरीज को खेलने दो, अपने क्रिकेट को खेलने दो। ये 20T20 कोई क्रिकेट नहीं है, एग्जीबिशन है। बिल्कुल सही। ये इसमें परफॉर्मेंस की बात आप देखें, एक दिन वो 100 भी 70 भी कर सकता है, दूसरे दिन 5-10-30 से भी आउट हो सकता है, लेकिन उसने मारना है, उसे इनिंग्स बनानी है। ये आप उससे कंपेयर उससे ना करें अच्छी क्रिकेट से। टेस्ट देखें, असल क्रिकेट है टेस्ट का मतलब ही टेस्ट है प्लेयर का। बिल्कुल सही। वो आपको टेस्ट करने का मतलब है। और वनडे चले वो फिर भी आप अकल से बना के मैच खेल सकते हो, लेकिन T20 में तो हर कोई हर रोज परफॉर्मेंस नहीं देगा।
सिवाय जो पूरी बैटिंग लेते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है 200 से, जो इनिंग बनाते हैं। बाकी जो बहुत तेज खेलने वाले प्लेयर है वो 30-35 करके सर्कल में खेलेंगे और आउट होके आ जाएंगे, क्योंकि वो रुकते नहीं है, तो पूरी इनिंग नहीं करते, क्योंकि उनके आगे भी इतने प्लेयर होते हैं कि उनको पता है अगर मैं आउट हो गया तो आगे स्कोर करने वाले हैं। लेकिन पहले ये होता था कि जी आप अगर आप ही करो, पीछे है या नहीं आपने प्लेयर नहीं देखने। लेकिन T20 में ये चीज नहीं लागू होती जी। उसमें यही है कि आप बेशक आउट हो जाओ, आपके पीछे वाले प्लेयर हो जाएंगे। हमारा बाबर है ये वो, उनको पता है एक दो हम आउट हो गया तो पीछे कोई करने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सकीर भाई लाइन पे ही रहे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जमील भाई भी स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। जमील भाई, ये इंटेंट की बात हो रही थी, सकीर भाई ने जैसे बताया कि वो उनकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब तो ऑस्ट्रेलियंस के साथ आपने देखा है सारे मामलात, आप लाइजन ऑफिसर भी थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल और किस तरह फिर वो क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कैसे होते हैं, ये हमारे वालों में और उनमें क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया? ये उस ज़माने से चला आ रहा है जब हम देखा करते थे यहाँ पर, जब वो कभी टीम्स आया करती थी, और आज तो वो जैसे सहीर भाई कह रहे हैं अब तो बहुत आगे चले गए। हम कहाँ रह गए इस दौड़ में? मैं थोड़ा सा आपको ना एक जुमले में 98 का बता देता हूँ। जी जरूर सर। 98 में मैं इनके साथ था, दिलपत सोनावारिया साहब और मैं जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लोकल लाइजन ऑफिसर थे। तो हमने देखा कि पाकिस्तान का और उनका टेस्ट मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम में। तो मैच खत्म होने के बाद जब हमारे प्लेयर आते थे ना और वो सीढ़ियां चढ़ते थे ऊपर, तो वो पकड़ के और जैसा बहुत थकन हो गई। आप यकीन करेंगे ड्रेसिंग रूम में आते थे, आए इन्होंने चेंज किया और वो रग्बी ली और चले गए ग्राउंड में। 1 घंटे वो खेलते थे जाके, और उनका फिटनेस लेवल बता रहा हूं मैं। और 1 घंटे खेलने के बाद फिर वो आते थे और फिर वो होटल जाते थे। तो हमारे में और उनके अंदर जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ 98 की बात, समय 26 साल पुरानी, 25-26 साल पुरानी बात। तो अब तो जाहिर सी बात है, अब तो खैर उनके ये तो आपको हमें देखना चाहिए ना कि वर्ल्ड कप के वो चैंपियन हैं। आप देखें जूनियर वर्ल्ड कप के वो चैंपियन है। अच्छा, जो क्या कहते हैं टेस्ट के वो चैंपियन, चैंपियनशिप के वो चैंपियन है। तो कोई तो ऐसी वजह है ना कि मतलब ये कि वो हर चीज के मतलब अगर वो तमाम चैंपियनशिप उनके पास जा रही हैं, जूनियर सीनियर सतह के ऊपर आईसीसी जो भी टूर्नामेंट करा रहा है, अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ। अभी जो ये जो आपका जून के अंदर जो वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर, इसके अंदर भी आप जो है ना मतलब ये कि देखिएगा उनकी कारकर्दगी जो है ना बहुत पिछले जो T20 वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो ऐसा होता है तो उस पर जब वो काम करते हैं और जब वो वापस आते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि वो उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनका कोई भी फील्डर कोई भी गैर मामूली कैच पकड़ के खेल का नक्शा जो है ना वो अपने हक में मतलब वो कर लेता है। ये तो हम एक अरसे से मतलब ये कि देख रहे हैं। हमारा ये है कि अब हमने मतलब कर दिया, तो हम पहले जो है ना, पहले हम अपना मिडिल ऑर्डर पे जिद के अंदर हम मोहम्मद आसिफ, इफ्तिखार और ये क्या कहते हैं जो खुशदिल शाह, मतलब बजिद थे हमने ये, और ये मुसलसल जो ना नाकाम होते रहे। फिर हमने इनको हटा। अगर ये अच्छे थे तो ये करते हैं ना, अभी भी तो खेल रहे हैं ना। कोई एक इफ्तिखार है जो मतलब ये कि बकिया आप देख लें, आसिफ को भी देख लें, अब आपके पास लड़के तो आ रहे हैं ना आपको नजर। अब आपने टीम सेट करनी है। अब जैसे तैयब ताहिर है, उसने छोटी छोटी वो खेली है ना इनिंग। सऊद शकील एक मुख्तलिफ रूप के अंदर सामने आए। साइम अयूब तो चले, वो तो साइम अयूब तो चलो टीम का हिस्सा भी बन गए थे न्यूजीलैंड के अंदर, और ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग खेली है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये ख्वाजा नाफे अगर 2-3 इनिंग इस तरह की खेलते तो वो भी एक लाइन के अंदर जो है ना वो लगे हुए होते। और ये असल में इस तरह के जो प्लेयर हैं या बॉलर हैं, मोहम्मद अली जो है वहां पर खेल लेते तो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर थे मुल्तान में। मुल्तान से जब वो निकल कर आए तो बिल्कुल मतलब ये कि डिफरेंट बॉलर नजर आ रहे हैं उनकी माल। तो ये सारी चीजें जहां पर उनको हेल्प मिल रही थी वहां उनको जो है ना मतलब सीम हो रहा था उनका गेंद और स्विंग हो रहा था, वहां तो उन्होंने ओके। लेकिन यहाँ पर आके आप देखें उनकी कारकर्दगी जो है वो नहीं है और उनको मार भी लग रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें जो है उसके लिए टीम तश्कील देनी है। तो ये PSL के अंदर जो लड़के हैं जिनको मौके मिल रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा वो है। अच्छा, उस्मान तारिक जो है उनका जो है वो रिपोर्ट हो गए कराची के, वो अब वो बाहर हो गए, जिसपे बहुत तक यार ये 2-3 मैच खेले उसने कोयटा की टीम से और बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत इकोनॉमिकल मतलब बॉलिंग की, लेकिन अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वेंडर डूसन भी अब आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो भी अब जो ना वापस
चले गए साउथ अफ्रीका, उनकी जगह उन्होंने सैम बिलिंग को लिया है इंग्लैंड के। इधर से तबरेज शम्सी भी जो है ना वो चले गए, उनकी जगह उन्होंने वो इमरान ताहिर को जो है ना वो लिया है। तो ये 2-3 मतलब चीजें थी। बाकी देखें ये पीएसएल हो रहा है, पीएसएल के अंदर चंद एक हम कह सकते हैं नामवर खिलाड़ियों के अलावा जो है ना मतलब जो यानी पीएसएल 7 और 8 में जिस तरह के प्लेयर आए थे ना वो थोड़ा सा मतलब बेहतरी आई, लेकिन इस दफा जो आए ना वो प्लेयर मतलब उनकी तादाद जो है ना उस तरह की नहीं है टॉप प्लेयर की जिस तरह की होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। सगीर भाई लाइन पर हमारे साथ हैं। जी सगीर भाई, एक और सवाल जरा अभी मैचेस की तरफ आते हैं क्योंकि मैच शुरू होने में थोड़ा टाइम है, जरा इस पे गुफ्तगू कर ली जाए कि एक नाम सामने आया है कोचिंग के लिए। अब पता नहीं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं जिसमें शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है जो अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, उनका नाम आ रहा है कि बड़े एक मजबूत उम्मीदवार बन गए। ये क्राइटेरिया है क्या कोचिंग का, हमने क्या तय किया हुआ है और क्या हमारी सोच है क्रिकेट बोर्ड की जो इस तरह का नाम फ्लोट कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और मैं आपसे चाहूंगा आप अपनी जरा राय दीजिए कि शेन वॉटसन वाकईतन आपको ऐसा नजर आया है अभी तक कोई उन्होंने ऐसी कोचिंग वगैरह में कोई बहुत कमाल किया है जिसकी वजह से उनको जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है? इस तरह हम चाहूंगा जरा इस पे बात हो। देखिए कोचेस का काफी हाथ होता है। अब जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको ज्यादा पता है कि वो किस तरह की कोचिंग करते हैं, उनके पास क्या ऐसा है कि पाकिस्तान टीम इनको लेने के लिए तैयार है। पहले तो समी का सुन रहे थे, डेबी समी का, उसको वो काफी हॉट था, लेकिन अब ये सुन रहे। अब देखिए ना, अब परफॉर्मेंस आपकी टीम भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए परफॉर्मेंस वो है तो बिल्कुल नीचे से आपको टीम को ऊपर लेकर आए। बिल्कुल ठीक। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम देखे इतनी बुरी नहीं, इस बार बहुत अच्छी टीमों में से एक टीम है वो, जिनके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी अच्छे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे हैं कि वो आगे तक टीम को ले जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पेशावर की टीम थी, उनमें भी बेस्ट प्लेयर्स थे, तो वो भी टीम जैसी भी है। अब आप किस तरह जज करते हैं कोच को, ये मुझे नहीं पता क्या मयार है। देखिए हमारे पाकिस्तानी कोच भी अगर ईमानदारी से काम करें, ठीक है, फेवर ना दें, तो हमारे टीम से भी अच्छा और हमारी टीम को समझने वाला अपने ही मुल्क वाला होता है तो मुझे तो मेरा तो यही ओपिनियन है वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करे, हमारे ये भी होता है कि थोड़ा से कोचेस रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं सगीर भाई, हमारे कोचेस का एक और भी तो मसला है। अब मिसाल के तौर पे आप वकारी यूनुस को अगर कोच लगाते हैं, वो आज तक ये समझते हैं कि उनका स्टारडम खत्म नहीं हुआ है, वही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और बाकी खिलाड़ी जो है ना उनसे वो कुछ तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं। जिस तरह की उनकी कोचिंग रही है, कंट्रोवर्सीज रही हैं, फिर उसके बाद और नाम लेते चले जाइए आपने, जिस तरह के आपने एक दफा मिसबा को ट्राई कर लिया, एक दफा पता नहीं किसको ट्राई कर लिया, नतीजा क्या निकला? हमारे अपने कोचेस भी तो ऐसे हैं नहीं है कि जिनको वो कहा, और दूसरा ये कि क्वालिफाइड भी नहीं है, आपने जबरदस्ती उनको कोचेस बना दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे सगीर भाई? देखिए एक्सपीरियंस भी काफी काउंट करता है, जरूरी नहीं है उन्होंने कोचिंग लेवल किए वो 1 2 3 असल क्रिकेट का देखें ये लेवल 1 2 3 मेरे हिसाब से तो बच्चों के अंडर 19 तक में या जूनियर टीम में तो बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। बिल्कुल लेवल की बात आ जाती है तो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्लेयर का अपना एक्सपीरियंस, कितनी क्रिकेट खेली है उसने, हर किस्म के माहौल में हर किस्म के प्रेशर में क्रिकेट खेली होती है, तो उसको पता होता है मैंने कहाँ से अपनी टीम को निकालना है, कहाँ से बचाना है। ये काम होता है जो क्रिकेट खेला हुआ उसको समझ में आती है। अब लेवल 4 5 तो एक प्रोफेसर है वो भी कर सकता है क्योंकि उसका पढ़े लिखने का काम ज्यादा होता है, समझने का टाइम ज्यादा होता है, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते जो कि क्रिकेटर को पता है। जी बिल्कुल सही बात। अगर ये ईमानदारी से काम करें, फेवरेटिज्म ना दें किसी को, बिल्कुल मेरिट पे खिलाएं, तो इनसे बड़ा कोई कोच नहीं हो सकता अगर मेरिट पे खिलाते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है वो अपने फेवरेट प्लेयरों पे आ जाते हैं, अपने ओपिनियन डालने शुरू करते हैं, जो कि गलत है। देखिए हम मुल्क के लिए सोचते हैं, आपका मुल्क पाकिस्तान है, आपका मुल्क लाहौर, हैदराबाद, कराची, दिल्ली नहीं है, आपके सारे मुल्कों की टीमें आती हैं, सारे सिटी की टीम्स आती हैं, आप उनको एक नजर से देखेंगे, एक नजर से लेते चलेंगे तो ठीक है। शेन वॉटसन का ये नो डाउट ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है, बड़ा एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, वो बहुत अच्छी है और वो किसी को मेरे ख्याल में फेवर नहीं देंगे। लेकिन मैंने लड़कियों में देखा है कि जब गोरे भी आ गए हैं तो वो जहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो जिसको फेवर कर रहा है तो वहीं से हो जाते हैं, अपने डिसीजन लेना खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि
वो गोरों को दें और वो भी मैनेजमेंट में आ जाए, जो आपको बताया जाए वो आप करें, तो ये फिर पाकिस्तान टीम के सबसे ज्यादा सेटबैक ये है कि आपको बड़ी मुश्किलों से सोच समझ के कोच ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो किसी को फेवर ना करे, किसी पर्सनल इंटरेस्ट में ना जाए। तो जो पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं जाएगा वो फेयर काम करेगा, चाहे वो पाकिस्तानी कोच हो चाहे वो गोरा कोच हो, वो कामयाब रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमील भाई, अब मैच की तरफ आते हैं ज़रा। टॉस क्योंकि हो चुका है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने टॉस जीतकर कराची के नाम से जो मंसूब टीम है उसको पहले खेलने की दावत दी है। जी जमील भाई फरमाइएगा, ये फैसला कैसा है? और ये जो बैटिंग जो स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, पहले बैटिंग करना है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि अभी नज़र ये आया है कि थोड़ा सा सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, ग्रिप भी कर रहा है गेंद, थोड़ा सा मुश्किल है बल्लेबाज के लिए, और जो पहले से आउट ऑफ फॉर्म हो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या कहेंगे? और ख़ासतौर पर जैसे भी कुछ देर पहले आपने कहा कि ये तो बहुत ही अहम मैच है अगर उनको आगे की तरफ पेशकदमी करनी है, फरमाइए। बिल्कुल, ये दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मैच है, क्योंकि मेरे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मस्ट विन है ये। वजह यह है कि उनके जो है ना, मतलब 8 मैच के अंदर जो है ना 7 पॉइंट हैं और उनका जीतना जो है ना वो जरूरी है। इसके 7 मैचों के अंदर 6 पॉइंट हैं कराची किंग के। तो कराची किंग जो है ना वो जीतेगी तो वो क्या कहते हैं प्ले ऑफ के लिए जो है ना वो करीब हो जाएगी। तो इस चीज को अब यही इन्होंने कल किया था, शायद आपने टॉस जीत के और फील्डिंग का फैसला किया था, वही आज किया है इन्होंने फील्डिंग का फैसला। अब देखें, बैटिंग तो इनकी बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज अपनी टीम के 2-3 चेंजेस किए हैं। हैदर अली को इन्होंने शामिल किया है, मैथ्यू फोर्ड को शामिल किया, टाइमिल मिल्स को शामिल किया है। तो ये 2-3 चेंजेस उन्होंने किए हैं अपनी टीम के अंदर। कराची किंग ने सेम टीम रखी है अपनी। ठीक है। तो इसको क्योंकि वो जाहिर है कि जीते हैं और एक उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है और परफॉर्म किया है उन्होंने, एक अच्छा मैच जीते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो इनकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग तो उन्होंने कल भी अच्छी की थी, 162 रन के ऊपर उनको मतलब ये कि महदूद किया था, अब नहीं कर सके 162 रन। तो इनका अपना ख्याल होगा कम से कम रन पे इनको आउट करके, या मतलब ये कि 20 ओवर में कम से कम वो करके, क्योंकि बैटिंग तो इनके बहुत लंबी है। देखिए ना, कल जो है 38 पे 6 आउट हो गए थे इनके, उसके बाद 145 कर दिए। फहीम अशरफ भी रन कर रहे हैं, फिर आजम भी अच्छी फॉर्म के अंदर है, और फिर उसके साथ साथ जो है नसीम शाह ने भी मतलब ये कि, तो नसीम शाह का नंबर 9 था और 8वें नंबर पे वो आए थे, क्या नाम है, फहीम अशरफ। तो इस चीज को अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में डेप्थ तो है इनकी बहुत ज्यादा। और कराची ने जो है वो मैच अपना जो है वो आसानी से जीता था कोयटा से। आपने देखा 118 रन पे कोयटा को आउट किया और 3 विकेटों पे वो कर लिए थे। तो इस चीज को अगर देखते हैं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा और दिलचस्प मैच होना चाहिए। रन रेट बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि मनफी में इनका रन रेट है कराची की नाम से मंसूब जो टीम है उसका। देखिए, कराची के पास आगे भी 2 मैच हैं जी रन रेट को बेहतर करने के लिए। ये मैच जीतना जरूरी है। अगर ये मैच जीतेंगे ना ये, तो फिर ये उसी प्लानिंग से जाएंगे। जाहिर है कि इनका पूरा का पूरा इतना जो है ना कोचिंग स्टाफ और ये सारे लोग जो है ना एनालिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, तो इस पर तो ये काम कर रहे होंगे ना। तो ये अब इस मैच में, क्योंकि इनको रन रेट तो बेहतर करना ही करना है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भी तो देखना है कि अगर ये स्टेट मैच अगर जीत जाते हैं तो इनको रन रेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या, जैसे कहा जाता है कि हर दिन जो है वो छुट्टी का दिन नहीं होता, और हर टीम कोयटा की तरह ये मौका भी नहीं देगी, जिस किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो गैर मुतवक्के तौर पर इतने कम स्कोर पर आउट हुए, टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बेहतरीन टीम इस तरह आउट हो जाना ये हैरान कुन भी था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद तो वो गलती शायद नहीं करेगी जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने की है, वो भी एक मौके पर जो है वो इसी तरह बैठ गए थे। तो ये आपको लगता है कि मौका मिल सकता है या ये क्रिएट कर सकते हैं वो सिचुएशन, हसन अली से तवक्को की जाए? देखिए, पिच का जो बिहेवियर क्या होता है वो बहुत जरूरी है, वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब बॉलिंग जो है ना बाद में करनी है कराची को। जिस तरह हसन अली ने कल बॉल की है, वो तो तबाकुन उसने बॉलिंग की है ना, 4 खिलाड़ी आउट कर दिए 14 रन देके। फिर मीर हमजा है, फिर सबसे अच्छी बॉलिंग जो है ब्लेसिंग मजरबानी कर रहे हैं, वो सबसे जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनके पास भी पेसर तो सारे अच्छे हैं उनके पास। तो जाहिद महमूद भी मतलब एक अच्छी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मतलब अगर इन्होंने 160-170 कर लिए, क्योंकि अभी देखना है पिच की कि पिच की क्या सूरत है। अगर पिच जो है मतलब वो होती है और एक ऐसा टोटल 160-70 रन का होता है, क्योंकि इतने ही रन वहां पर जो है ना वो औसतन बन रहे हैं। तो इस चीज को अगर देखते हैं तो इनकी बॉलिंग भी जो है ना वो खराब नहीं है, और मुश्किल वक्त में शोएब मलिक भी अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी गेंद कर सकता है। सहीर भाई, ये फरमाइएगा कि ये जो कराची के नाम से मंसूब एक टीम है, इसके कप्तान शान मसूद हैं, और उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। टेस्ट का कप्तान बनाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वो हर फॉर्मेट को टेस्ट की तरह ही खेल रहे हैं,
ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा जरा इस पे भी तबसरा कर दीजिए। जी हाँ, जब बैट्समैन की फॉर्म नहीं होती तो फिर वो बुरा ही लग रहा होता है। यकीनन टीम पे बोझ ही है फिलहाल तो, लेकिन मसला ये है कि कैप्टन है और बस ये भी होता है ना, जैसे फखर जमान खेल रहे हैं, उनका ये है कि वे कभी भी स्कोर कर देंगे। तो हम भी इनसे उम्मीद रखते हैं। देखिए टेक्निक तो उनकी इतनी बुरी नहीं है जी, लेकिन क्योंकि एक तो कैप्टनसी का प्रेशर, ऊपर से तेज खेलने का प्रेशर, ये दो प्रेशर जब आपस में टकराते हैं ना, तो उस वक्त आपने आपको प्लेयर को शो करना पड़ता है कि किस किस्म के उसमें गट्स है। बिल्कुल ठीक तो है। वो थोड़ा सा अभी फॉर्म ना होने की वजह थोड़ा दबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैच, देखिए बड़ा प्लेयर अगर वो है तो ये टाइम है उनको शो करने का मेन मैचों में। अब जो मैच है उनको बिल्कुल हर मैच में स्कोर करेंगे शुरू से, तो उनकी टीम आगे आएगी। और ये मैच वो है कि आपको यहाँ से शो करना ही पड़ेगा। अगर ये आप मैच हार गए तो आप गए, आप ऊपर नहीं आ सकते। यही मैच है जब मैं आपको पिक करना है। तो एक ऐसा मैच होता है कि आपको अपने आप को पिक करना होता है। अगर आप पिक नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर और आपको बहुत मुश्किल होती रहेगी। आपने क्वालिफाई करने के लिए फिर आप रन रेट करो, ये करो, ये आसान नहीं है। अभी जमील भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको अब हर मैच जीतना है। आप रन रेट अपनी जगह पर है लेकिन आपको जीतना है। अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर कोई मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और हाँ बिल्कुल मुश्किल। और ये है कि टॉस जीत के बैटिंग करना, अगर ये शुरू के 2-3 ओवर अच्छी सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि नसीम साहब बहुत अच्छी गेम कर रहे हैं, रईस नोमान भी बहुत अच्छी गेम कर रहे हैं, अगर जल्दबाजी ना करें शुरू में। देखें बॉलर आउट करने के लिए जल्दी बॉल जरूर करता है, एक ओवर में आप उसको चांस लें ताकि आप बॉलर को रिस्पेक्ट दें। बहुत अच्छी बात में भी बॉलर को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे और अगर ऊपर से 1-2 आउट कर गया तो आपकी टीम कराची की तो बिल्कुल बैठ जाएगी, बिल्कुल ऐसे फिर ये 140 भी नहीं करती। लेकिन ये दूसरी सही। टीमों में इतना जैसे इस्लामाबाद है, अगर वो पहले बैटिंग करती है उनके 4-5 आउट भी होते फिर भी वो आखिर तक कोई 160-175 वो कर ही देती, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत है। तो कराची में डेप्थ नहीं है और फॉर्म में नहीं इतने प्लेयर्स ना, तो शुरू के 3-4 ओवर बड़े आराम से खेलने पड़ेंगे। सेट होने के बाद चौथे भी लगेंगे और आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी विकेटें रही तो। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सगीर भाई, बहुत बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया और यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वगरना अगर आप विकेटें अपनी इसी तरह थ्रो करोगे जैसे पिछले मैचेस में हुआ है तो आपके लिए फिर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सगीर भाई वक्त देने के लिए। जमील भाई लास्टली, अब जैसे उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो ऊपर से बल्लेबाज तेज खेलने वाले हैं, नए बच्चे भी इसाई मयूब जैसे हैं, वो आकर पहली बॉल से ही बगैर देखे हिट मारने की कोशिश करना, रिंग के ऊपर से गुजारने के लिए कभी डाउन द ट्रैक बहुत ज़्यादा आ जाना, बिना सोचे समझे कि गेंद कितना ज़्यादा जो है वो सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, दोनों तरफ हिलाने वाला बॉलर है। तो क्या ये अप्रोच अभी आप समझते हैं कि हमारे पास इतने मिच्योर हो गए ये बल्लेबाज के उनको समझ में आए, वरना हर कोई पहली गेंद से जो है वो जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि स्ट्राइक लें? क्या कहेंगे इसके बारे में? समझ में आनी चाहिए जी। ये सगीर भाई ने बहुत अच्छी बात की है और बहुत मतलब टेक्निकल बात है ये कि अगर गेंद हिल रहा है ना, इस पे सीम हो रहा है या तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंतजार से मुराद ये कि एक आध 2 गेंद मिलेगी ना, हाँ मतलब 1-2 गेंद मिलेगी। अगर कोई गेंद मिल रही है ना तो उस पर चांस ले लें, बाकी के ऊपर आप मतलब चांस ना लें, सिंगल ले लें या मतलब उसको। लेकिन अब अगर आप अपनी विकेट गंवा देते हैं, मिसाल के तौर पर पावर प्ले में अगर आपकी 2 से 3 विकेटें गिर जाती हैं तो पावर प्ले तो गया आपका, फिर आप डिफेंस के ऊपर मतलब आ जाते हैं। फिर जब पावर तो बेहतर यही है कि देखिए मैं आपको बताऊं, विकेट इन हैंड होंगे ना आपके पास तो रन बन जाते हैं। मैंने यहाँ पर आखिर के 10 ओवर में 121 रन भी बनते देखे हैं, 119 रन भी बनते देखे हैं। तो 12 रन के एवरेज से आप रन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मतलब है कि वो नहीं है। देखिए पावर प्ले में आजकल जो है ना, जो रन बन रहे हैं वो 60 भी बन रहे हैं, 70 भी बन रहे हैं, 56 भी बन रहे हैं ना। ये रन अगर आपके पावर प्ले में बन जाते हैं तो 200 रन करना कोई मसला नहीं है फिर, ठीक है ना। 50 से 60 रन के दरमियान भी और विकेट इन हैंड है ना आपके पास, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, सही है ना। तो आपको थोड़ा सा जो आप बात करें ना, यही काम हमें इंटरनेशनली भी, वर्ल्ड कप में भी काम करेगा। ये चीज हमें हमारे लोगों को सीखना चाहिए कि अगर आप देखें ना, एक होती है बैटिंग विकेट है ना, मतलब ये कि पहली गेंद से बल्ले पर आ रही है, फिर तो चांस ले लेते हैं, 70 रन भी बन रहे हैं 6 ओवर के अंदर। तो आपको एक मिसाल दूं कि जिस मैच के अंदर मुल्तान सुल्तान हारा है, 7 ओवर में उनको 100 रन चाहिए थे, आखिर के 7 ओवर में 100 रन। आप सोचें आज से 5 साल पहले चले जाए, कभी तस्वुर था ये? हाथ पांव छोड़ देते ना, हार गए। लेकिन वो क्या हुआ कि हम 4 रन से मैच हारे हैं वो, मतलब ये कि 4.3 ओवर में 75 रन चाहिए थे उनको,
और वो 4 रन से मैच हारे, 71 रन उन्होंने बना लिए थे। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास विकेट इन हैंड है तो 7 या 8 ओवर में 100 रन आखिर में आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है नितिन भाई। अब मैच चूंकि थोड़ी देर में इसका आगाज हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर फिर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सहीर भाई का भी कि उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होकर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। मैच जो है आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमों इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची के नाम से मंसूब टीम यानी कराची किंग्स, इन दोनों का मुकाबला है और ये इस मैच को देखेंगे और कल जब इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे तो इसके ऊपर फिर खुलकर गुफ्तगू की जाएगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।